क्या हाल है दोस्तों। मैं हुई काश तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज डे 18 लेके आ गए हैं। डेली एमसीक्यूज जो हमारा क्विज चल रहा है यूपीएससी के लिए, और हमारा यूपीएससी का 21 जून से नया 100 दिन का क्रैश कोर्स भी चालू होने वाला है। प्रीलिम्स 2020 में आप लोग को अगर अपना सिलेक्शन कंफर्म कराना तो आप लोग हमारा फुल पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वाले में आपको 15 जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक। और फुल पेड ग्रुप में सब कुछ मिलेगा और कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज, ये इंडिया की पहली है। आपके साथ लगातार 1-to-1 हम लोग का इंटरेक्शन रहता हो, चाहे टेस्ट सीरीज से में भी आपका जो है 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस हो या फिर कोई भी डाउट आपका हो तो जो है फुल पेड ग्रुप में आप कभी भी पूछ सकते हैं। 1-to-1 पूरा पर्सनली आपके हिसाब से जवाब दिया जाता है, ठीक। या और जो हम लोग की ये डेली एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ये सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए हो, चाहे नए चाहे पुराने, सबके लिए है, क्योंकि ये बेसिक से लेके सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया जाता है। देखिए मैप बुक निकाल लीजिए, आप लोग मैप बुक निकाल लीजिए। और आप लोग से गुजारिश है, कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मुझे लगता है बता देता हूँ कि आप लोग एक काम करो, ईयरफोन लगा कर फिर मेरा वीडियो देखा करो, ठीक। इसमें वैसी कोई अभद्र भाषा नहीं है, लेकिन उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका, ठीक। देखिए यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी वही है, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सही पूछा गया है। मैप बुक से क्वेश्चन है, मैपिंग आप लोग कर रहे हो ना, ज्योग्राफी से यूपीएससी मैप से ही क्वेश्चन पूछ रहा है और करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है, ठीक। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, वो है ए। देखिए यहाँ पे आपका कोई भी अंटार्कटिका में कोई तटीय मैदान नहीं है, मतलब कि कोई कोस्टल प्लेन नहीं है, ठीक। ये ऑल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे सही है। द पाल्मेर पेनिनसुला क्या होता है, कोई भी लैंड मास 3 साइड से अगर घिरा हुआ है पानी से तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक। तो इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका जो कि आइस फ्री है अप टू सम एक्सटेंट, पाल्मेर पेनिनसुला, ठीक, जहाँ पे आइस कम है। यहाँ पे जो है माउंट विंसन मैसिव जो है वो हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका का, और एरेबस जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है अंटार्कटिका का, ठीक। समझ में आ गया। यहाँ पे भी सेम चीज़ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नस्लीय अंतर को प्रभावित करता है, कौन सा फैक्टर हो सकता है इन पांचों में से, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए, बताइए कि रेशियल डिफरेंस या फिर नस्लीय अंतर या फिर स्पेशीज़ में जो भी डिफरेंस आ सकता, क्या इन पांचों में से आ सकता है, कुछ में से आ सकता है, क्या आंसर होगा इसका। देखिए इसका सही आंसर है डी, पांचों से ही आ सकता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कई सारे जो पेड़ पौधे, मान लीजिए ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पानी ज़्यादा बरसता था, अब क्लाइमेट चेंज के बाद वहाँ पानी कम हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट के एवोल्यूशन वाला प्रोसेस मैंने पढ़ाया था ना आपको, उसमें बताया था ना, धीरे धीरे क्या है कि वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ के कांटे ऐसा बना लेगा ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। ये तरीके से हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी अलग अलग होंगे, ठीक। हार्मोन्स जो होता है वो आपके अंदर, जैसे एड्रेनल रश है तो उसके लिए अलग हार्मोन्स काम करते हैं। इसी तरीके से आपके जो है रेशियल डिफरेंस, स्पेशीज़ में खाली पेड़ ही की बात नहीं हो रही है, आपका जीव जंतु सारे उसकी बात हो रही है, ठीक। अडाप्ट जो करेंगे, जो भी अलग कंडीशन में चलेगा तो उधर अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, गर्म कंडीशन, पानी ज़्यादा, कहीं पे भी, ठीक, म्यूटेट करने लगते हैं। अब जैसे कि पहले जो बैक्टीरिया होते थे वो म्यूटेट करके, जैसे कोरोना वायरस है उसने क्या किया, म्यूटेट करके अब और बड़ी उसमें जो है त्रासदी लेके आया है, ठीक है ना, अपने आप को उसने। वैसे ही कुछ जो पेस्टिसाइड लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे जो कीटनाशक जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, अपने जेनेटिक वो स्ट्रक्चर बदल लेते हैं ताकि उनके ऊपर वाला जो है पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड असर ही ना करे। और माइग्रेशन, हाँ, माइग्रेशन करने पर भी, जैसे कि कई सारे जो बियर मतलब भालू, बियर वाली जो प्रजाति हैं वो पोलर एरियाज़ में चली गई, वो सफ़ेद हो गई हैं आज, ठीक। वहीं ब्राउन और ब्लैक आपके ट्रॉपिकल एरिया फिर उष्ण कटिबंधीय एरियाज़ में होते हैं, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी से नहीं, यूपीएससी से रिलेटेड ही पॉलिटी क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग वाला। आप लोग बताने कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इन दोनों असर्शन को भी और रीज़न को भी अलग अलग पढ़िए और देखिए क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो देखिए क्या बी ए का रीज़न है, नहीं है। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक। आप लोग पढ़िएगा कहाँ से, 315 आर्टिकल से पढ़िएगा, 315 से जो है यूपीएससी का है आपका, ठीक। और दूसरा जो स्टेटमेंट है
द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये इस चीज़ को बता रहा है कि क्यों नहीं की गई है फिक्स मेंबर्स की? नहीं बता रहा है। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह इंडिविजुअली सही है, इसलिए भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे ये भी पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हमारे राज्य के राज्यपाल हैं उनसे संबंधित कोई कथन पूछे गए और पूछा गया कौन से इसमें से सही हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए, जो सही ऑप्शन है वो है यहाँ पर बी। यहाँ पे आप लोग को तो पता ही है कि देखिए, अगर आप कोई भी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट पढ़ेगा और उसको नहीं भी आता तब भी समझ में आ जाएगा यार। यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है कभी भी इनको हटा सकते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट को। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नर को कैसे हटाना है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो इनमें से एक स्टेटमेंट तो दोनों में से गलत ही है। ये सब मैं आपकी प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव द एग्जाम, और वहाँ पे आपको ये सोच जो है पहले से प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आप इजीली कर लोगे। ठीक, तो ये या तो मतलब 4 और 3 वाले में सही होगा। तो यहाँ पे 4th वाला गलत है। अगर आपने पढ़ा है तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स या फिर ये बताया नहीं गया किस तरीके से किस बेसिस पे, जैसे कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी होता है ना सुप्रीम कोर्ट जजेस का, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है राज्यपाल के लिए। तो 4th स्टेटमेंट गलत है। बाकी 35 साल होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की इनके अंदर होती है, कार्यकारी शक्ति, और ये जो है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे प्रेसिडेंट मतलब कभी भी इनको हटा सकता है। मतलब उसका ये कभी भी मतलब ये नहीं है कि जब मन आएगा तब उठा हटा देगा। एड एंड एडवाइस पे काम करता है। और आर्टिकल नंबर 156 में रिमूवल और ये सब वाला जो है बात करी गई है आपका किससे, गवर्नर से रिलेटेड जो है 156 आर्टिकल में। ठीक, आपको ये देखिए 5वां क्वेश्चन आ गया है। 5वें क्वेश्चन में ट्रू पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट हैं और आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी। देखिए, ये आपका जो स्टेट पावर मतलब जो पावर सेक्टर है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, इनके कुछ चैलेंजेस हैं। तो आप लोग को बताना है कि ये क्या तीनों में से कौन कौन चैलेंजेस, तीनों ही चैलेंजेस हैं। पावर स्टेशनों द्वारा जनित कुल जो मतलब क्रिएट किया है, जनित कुल बिजली का एक अंश का उपभोग उसकी सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। ठीक, ए पार्ट ऑफ द टोटल पावर जनरेटेड बाय द पावर स्टेशन इज कंज्यूम बाय इट्स ऑक्सिलरी यूनिट, मतलब वो उसकी खुद ही यूनिट जो है पावर जनरेटेड जो किया आती है वो खुद भी कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद जो है कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेस भी हैं। ठीक, जो आप देखते हो ना बड़े बड़े वो जो टावर लगे रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो है पावर जब चलती है तो वहाँ पे भी कई सारी पावर जो है डाउन या फिर इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेज। ठीक, थर्मल स्टेशन जो है वो मतलब इनके बाद रॉ मटेरियल इनको नहीं मिल पाता कोल वोल का, उसकी वजह से भी ये जो है ये सब चैलेंजेस हैं किसके, पावर सेक्टर के। इसके अलावा क्या चैलेंज है, जो आपने देखा होगा तारों पे जो है कई लोग जो है वायर डाल देते हैं। ठीक, और उससे घर में अपना वो चलाते हैं। ये गरीबी इनकी एक्चुअली मजबूरी है जिसकी वजह से इनको करना पड़ता है। नहीं, कई जगह जो है मतलब हो है तो ये एक तरीके बिजली की चोरी ही, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, पावर चैलेंज है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। ये वाला मैंने पहले आप लोग से बोला भी था पढ़िएगा, आज क्वेश्चन इस पे बना दिया है। और ये जो है यूपीएससी पूछ चुका है अगला क्वेश्चन। पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है चारों में से आपका? तो इसमें सही आंसर जो है वो है सेकंड। देखिए, पंचयतन में क्या है, बड़ा सा जो है एक टेम्पल स्ट्रक्चर है और उसके आसपास जो है छोटे छोटे हैं। तो ये 5, ये चारों और ये बीच वाला मिला के कितना हो गया 5। पंचयतन इसीलिए बोलते हैं। मुख्य मंदिर 4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिरों के साथ एक आयताकार पठार पर बनाया गया है, पंचयतन बोलते हैं। इसी तरीके से अब इंटरलिंक करके पढ़ा करिए, जैसे मैं बताता हूँ। इसी तरीके से क्या है आपका चारबाग, मैंने उस दिन बताया था चारबाग आर्किटेक्चर जो है मुगल्स वाला, उसमें क्या है बीच में फव्वारा होता है। ये देखिए, ये 4 रोड हो गई और ये 4 बाग हो गए। लखनऊ के रेलवे स्टेशन क्या नाम है बताइए? पंचयतन, ये दे रखा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें जो आखिरी में शब्दावली या फिर ग्लॉसरी दे रखी है वो पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी हर साल कम से कम जो है एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है। पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है 3-4 पेजों में से एक क्वेश्चन निकाल लो। ये होती है स्मार्ट स्टडी। सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और सेलेक्ट हो। और जब सेलेक्ट हो तो गलती से शायद हमें आपको हमारी याद आए, हमारा नाम लेके आप बताएं कि हमने इनसे पढ़ा था, विकास तोमर सर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। बायोडाइवर्सिटी के थोड़ा सा डीप में पूछे गए वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट 3 यहाँ पे दिए गए, 4 ऑप्शन बताइए कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए। देखिए, पहला बायोडाइवर्सिटी जो है टर्म किसने, एडवर्ड विल्सन ने
पॉपुलराइज किया था, ठीक, लोकप्रिय बनाया था। और यहाँ पे कह रहा है कि एक ही स्पेशीज में कई सारे जेनेटिक लेवल, देखिए पहले होती है जीन, ठीक, फिर उसके बाद स्पेशीज हो गई, ठीक है, फिर स्पेशीज के बाद कम्युनिटी, अलग अलग जो है स्पेशीज होती हैं, पॉपुलेशन होता है। एक ही स्पेशीज की अगर जनसंख्या देखोगे तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे। जनसंख्या पॉपुलेशन एक ही बात है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के अगर सबको जोड़ोगे तो उसको पॉपुलेशन बोला है, लेकिन कई सारे उसके स्पेशीज को जोड़ोगे तो कम्युनिटी बोलेंगे। तो जब एक ही स्पीशीज़ के अंदर कई सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, जैसे कि मैंगो है, तो मैंगो की एक वैरायटी थोड़ी ना, अल्फेंजो भी है, दशहरी भी है, सफ़ेदा भी है, सिंदूरी भी है, कितने सारे हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी है, राइस की भी अलग अलग है। लेकिन जो तीसरा वाली बात हो रही है स्टेटमेंट, यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया के पास इकोसिस्टम लेवल पे अगर देखोगे बायोडाइवर्सिटी, तो इंडिया के पास कम बायोडाइवर्सिटी है इकोसिस्टम के हिसाब से स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे या जैसी कंट्रियों से। अब आपने ये देखा है भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है, ठीक, फिर उसके बाद इंडिया जो है उष्ण कटिबंधीय एरियाज में आता है, ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक, सब ट्रॉपिकल में भी आता है। और स्कैंडिनेवियन जो है ये ध्रुवों के पास आता है, पोल्स के पास में। तो यहाँ पे तो आपको लोगों को पता ही कि बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, कम होती है। और यहाँ पे इकोसिस्टम लेवल की हो रही है, तो यहाँ पे आप देखो डेजर्ट भी है, मैंग्रूव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है इंडिया के पास में, ठीक, और आपका कोल्ड डेजर्ट भी है। इन लोग के पास क्या है, खाली जो है आपका बर्फीला उस टाइप से। देखिए ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसलिए रोक के थोड़ा दे रहा हूँ इसे, ठीक। और हम लोग आगे अपने 8वें क्वेश्चन वाले झन्नाटे क्वेश्चन पे। देखिए महमूद गजनवी से रिलेटेड जो इन्वेजन हुआ था, इस रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ पिछली बार भी मैंने अभी 1-2 दिन पहले पूछा था महमूद गजनवी से, फिर से वाला क्वेश्चन आया है। करेक्ट आप लोग को बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं कि मोहम्मद हबीब जो थे उन्होंने ये बताया था। इसमें कई सारे मतलब हिस्टोरियंस या फिर जो इन्होंने महमूद गजनवी के बारे में लिखा है वो उन्होंने क्या कहा ये बताया जा रहा है, ये हमारे अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं है, ठीक। महमूद हबीब ने कहा था कि महमूद चाहते थे कि सुल्तान बनाया जाए उनको, ठीक, रिकॉग्नाइज द सुल्तान फ्रॉम द खलीफा से उनको सुल्तान की पद्धति दी जाए। इसी तरीके से जो इन्वेजन इन्होंने इंडिया पे किया था, उतवी ये कहते हैं कि ये जिहाद था, ठीक। और इसी तरीके से जो है जाफ़र जो थे, हिस्टोरियन जाफ़र, वो ये कहते थे कि ये महमूद ने जो इंडिया पे किया था, अटैक इन्वेजन किया था, वो इस्लाम फैलाने के लिए नहीं था बल्कि मनी लूटने के लिए था, एक लुटेरा था, मतलब ये कहना चाहते थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और नॉट करेक्ट पूछा गया। कौन सा सही आंसर होगा आप लोग बताना। उसका सही आंसर जो है वो है डी। देखिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहले वाले से चलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित थी, मतलब बार्टर सिस्टम पे आधारित थी। बिल्कुल सही बात है। एक अपर वैदिक पीरियड है, एक लेटर वैदिक पीरियड है। अपर वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेदिक है, ठीक। उसके बाद वाले में आपका यजुर, साम और अथर्ववेद है, ठीक। इसके बाद जो है हमें इन्फॉर्मेशन सूत्र सिविलाइजेशन की, यानी कि सूत्रकालीन सभ्यता की जानकारी हमें सूत्र साहित्य से मिलती है, ठीक। ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि हमें फायर और काऊ जो है वो पंच मार्क कॉइन्स मिलते थे। नहीं, फायर एंड काऊ नहीं मिलते थे, बल्कि हमको सन, मून और पीपल ट्री, ये जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स पे मिलता था। और याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मैत्रेय और कात्यायनी थी, ठीक। तो ये इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन खत्म हो गया। आपका 10th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। साइंस रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। इनकरेक्ट पूछा गया, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बताइए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग आपका जो है डिफ्रैक्शन के उसको देखना चाहें, उसको समझना चाहें, तो क्या होता है, लाइट अगर कोई ऐसी ओपैक सी कोई चीज़ है, मतलब जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, उसके थ्रू अगर जैसे लाइट ये जा रही है, तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी होती है लाइट की कि ऐसे होके चली जाएगी ये, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे हो जाती है। आप लोगों ने ग्रेविटेशन लेंसिंग की बात सुनी है, पढ़ा है कहीं पे? चलिए इसको पढ़िएगा और कमेंट करिएगा क्या होता है ग्रेविटेशन लेंसिंग, ठीक। मुझे एकदम ये कॉन्सेप्ट उसी से मिलता होता लगा, और इसी को कहते हैं इंटरलिंकिंग। जो ये कॉन्सेप्ट है पढ़ो तो एक साथ आपके 2-3 कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रहते हैं, मीनिंगफुल डेटा आपका बना रहता है। तो ये डिफ्रैक्शन की लाइट को अगर समझाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं करता। बाकी ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। आप लोगों ने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा होगा, ठीक। थीटा आई इन आपका जो है जितने इंसिडेंस रे और इसके बाद जो है रिफ्लेक्शन रे थीटा, ये होता है ना रेशियो में।
तो इसको जो है बोलते हैं स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो रिफ्लेक्शन बराबर होता है। और घटना किरण घटना के बिंदु पर दर्पण के लिए समान और प्रतिबंधित किरण सभी एक समतल आते हैं। ठीक, इसी तरीके से 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं। आप लोग को फिर से बता दो 21 जून से हमारा जो है यूपीएससी का क्रैश कोर्स चालू होने वाला है। 100 दिन बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। और मेंस में पे देने से पहले लेकिन आपको प्री तो निकालना ही ना, प्री निकालना इतना जो है आसान नहीं होगा, इसलिए आप लोग हम लोग साथ जुड़ सकते हैं। पूरा पूरा जो है आपका साथ दिया जाएगा। यहाँ पे 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और एक एक डाउट आप लोग किया जाएगा। पूरी आप लोग को वीडियो प्लेलिस्ट और समरी सारा कुछ दिया जाएगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, लगातार कोशिश करते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। हम लोग आपके लिए तत्पर निरंतर लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।